तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका उपयोगी है। जो मेरा क्वेश्चन होता है बहुत छानबीन के बाद जो है आपका सामने लेके आते हैं, जो आपका बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ रहता है, न्यूज़पेपर में बना हुआ रहता है, सोशल मीडिया हो या कहीं पे पूरा ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन रहता है, वही सारा चीज आपके सामने बात किया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग सब कुछ ठीक ठाक ही होंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण आपका ये सेशन। देखिए, निर्वाचन आयोग में क्या है ना कि अभी कुछ संशोधन हुआ है इसके, किसमें, सेवा में, शर्तों में और नियुक्तों में। कहां पे हुआ है भाई संशोधन? तो लोकसभा में ये बिल रखा गया था, वहां से पास हो गया था, राज्यसभा में भी गया, वहां पे भी पास हो गया है, और फाइनली ये आपका विधेयक बनने वाला है। तो कुछ कुछ जोड़ा गया है यहाँ पे। आपको एक खोज समिति जानना है, एक नियुक्ति समिति जानना है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ का कार्यकाल जानना है। ये सारा चीज अभी आपको हम बताएंगे। और ये आया कहाँ से, तो इतना पर मोटा मोटी जान लीजिए कि इसका जो पहले नियुक्ति होता था सरकार के ही द्वारा होता था, और कोई जो है ना यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था कि कैसे किस प्रक्रिया में नियुक्ति होगा। केंद्र सरकार के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति कर दिया जाता था। तो सीजीआई के द्वारा ये चीज बात आया कि इतने बड़े लोकतंत्र में एक जो है आपका स्पष्ट निर्वाचन आयोग में कोई नियुक्ति का कोई प्रक्रिया होना चाहिए। तो बोला कि भैया कोलोजियम के जैसे आप देखिएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आपका एक कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो है क्या होता है, कोई भी आपका जज का नियुक्ति होता है। ठीक है, तो बोला कि इसमें भी आपका कॉलेजियम टाइप का कुछ होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुझाया था वो ये सुझाया था कि प्रधानमंत्री होगा, विपक्षी दल का एक नेता होगा और सेजेज मतलब आपका चीफ जस्टिस होगा। तो केंद्र सरकार को बोला कि ऐसा कुछ कीजिए। तो इसने जो विधेयक रखा है तो जो बोला वैसी को साइड कर दिया, यानी चीफ जस्टिस को इसमें साइड कर दिया है। अब उसका कोई भूमिका नहीं होगा। अब जो भी होगा, जो आपका केंद्र सरकार में जिसका जो पार्टी सरकार होगा उसी के हाथ में सारा चीज चला गया। अभी बताते हैं क्या क्या किया है इसमें, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। इसी वजह से ये आपका विवाद में आ गया है कि अगर इस तरह से हर एक बॉडी पे अगर केंद्र सरकार का पकड़ हो जाएगा तो फिर एक आप कैसे स्वच्छ, आप जो इतने बड़े लोकतंत्र में आप निर्वाचन करवाइएगा तो कैसे आपका निर्वाचन होगा? नहीं होगा ना। बड़े बड़े बॉडी पे आप जो है ऐसे पकड़ नहीं बना सकते। तो ये सारा चीज विवाद है। ठीक है, लोगों का मानना है, लोग कह रहे हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। चलिए, ये है तिरुवल्लुवर, फ्रांस में इनके प्रतिमा का जो है अनावरण हुआ है। अब तिरुवल्लुवर कौन है? ये तमिल कवि हैं, दार्शनिक भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इनके बारे में बहुत बार बोलते भी हैं। ठीक है, इसका एक किताब है कुराल, नाम सुने होइएगा, तमिल ही भाषा की किताब बुक है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करते हैं वहां से जो भी चीजें हैं। अब आइए भजन लाल जी। देखिए भजन लाल जी बहुत अच्छे भजन बजाते हैं। ये हुआ क्या है ना, पहली बार विधायक बने हैं, सरपंच थे पहले। ठीक है, सरपंच से अपना करियर प्रारंभ किए। ठीक है ना, उसके बाद फाइनली जाके पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री भी बन गए। राजस्थान जब वाला जैसा जगह में आपका मुख्यमंत्री होना ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं विजन 2047 यानी 2047 तक हम लोग विकसित बनना चाह रहे हैं ना, तो वही विकसित भारत का ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा झलक दिख सकता है। देखिए युवा चेहरा है, बिल्कुल भी युवा चेहरा है। कोई मतलब नहीं है किसका कितना राजनीति में क्या पैठे नहीं है। तो कहने का मतलब है 2047 तक क्या पृष्ठभूमि हो सकता है, क्या एक रणनीति बना सकता है, तो युवा लोग ही ना बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको बताया था कि युवाओं का आवाज फल शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी बात है राजनीति में इस तरह के लोगों का एंट्री होना। तो हम लोग को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे टोटल 200 विधानसभा सीट है, 199 सीट का इलेक्शन वहां पे हुआ था और बीजेपी को 165 सीट आया है। सॉरी, गलती से बोला गया, 115 सीट आया है। ठीक है, 69 आपका कांग्रेस को आया है। तो देखेंगे बिल्कुल भी यहाँ पे जो भी चीजें भजन लाल से संबंधित। आगे चलें, आगे क्या है विनबैक्स। विनबैक्स क्या है? आपका जो है सालाना आपका जो वार्षिक मतलब आपका सैन्य अभ्यास होता है, वियतनाम के साथ होता है। वियतनाम को अभी बिल्कुल भी देखते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति वान थुआन है। वान थुआन के बारे में हम लोग पढ़ते भी रहता है। ठीक है, चर्चा में रहता है। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुआ था। अमेरिका का फिर बात निकलेगा तो फिर हम भावुक हो जाते हैं। ठीक है, लड़ाई लगा के जो है पैसा कमाता है खाली। चलिए एआई पर आइए। एआई कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपका जीपीआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप वैश्विक सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, प्रगति मैदान में कहाँ पे कहिएगा? भारत मंडपम में। तो उसी के उद्घाटन किए हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसके बारे में बिल्कुल भी जानेंगे कि विश्व का क्या दृष्टिकोण है एआई को लेकर। ठीक है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा विश्व क्या सोच रहा है और भारत उसमें क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, यही सारा चीज। क्योंकि आने वाले समय में जो भी होगा, अभी बोले ना आपको 2047 तक हम लोग को क्या बनना है? विकसित बनना है। और विकसित भारत होने के लिए क्या हो, उन्नत वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उन्नत टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और वो दोनों चीज को अभी कौन देख रहा है? एआई देख रहा है। एआई के बिना सब अधूरा है ना। तो यहाँ पे संवाद होना, बात होना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी करंट को पढ़िए ना, उसके चीजों को समझ के पढ़िए। देखिए ना, कभी भूलिएगा कितनों 5
2 साल बाद एग्जाम होगा, अगर यहाँ से कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा ना तो आपको ये वाला बात याद होगा, हाँ ऐसे बोले थे। अब एक लाइन में रट जाइएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फिर भूल जाइएगा। एआई से संबंधित बहुत, अभी देखिए एआई पर सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, एआई पर सुरक्षा कैसे किया जाए, कैसे, क्योंकि आने वाले समय में जो है इस पे बहुत ज्यादा खतरा दिखता है। अभी डीप फेक के बारे में भी बताए थे, तो एआई पर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में। ऋषि सुनक जी वहां पे देखे थे, हम बताए हैं आप लोग को। तो कहने का मतलब देखिए, ये भी एआई है, वो भी एआई है, तो फंस जाइएगा। तो इसमें ना चीजों को समझना जरूरी है कि कहां पे क्या बात हो रहा है। आगे आइए, आगे ये है डोनाल्ड टस्क जी, पोलैंड। पोलैंड जानता है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण हुआ और तभी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1945 तक। और 1945 के बाद पूरा दुनिया का रूपरेखा, पूरा विश्व का रूपरेखा ही चेंज हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था तक, ठीक है, परमाणु कार्यक्रम से लेकर सारा चीज, जो भी चीज आज टेक्नोलॉजी देख रहे हैं सब द्वितीय विश्व युद्ध का दिया हुआ है। ना द्वितीय विश्व युद्ध होता ना ये सारा चीज परिवर्तन होता, ठीक है, बहुत विनाशकारी युद्ध था। तो पोलैंड है भाई, पोलैंड। उसी पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने डोनाल्ड टस्क। यहाँ पे क्या है ना, दुसदनीय वहां का संसद है, एक है आपका सीनेट और नीचे वाले को क्या कहते हैं, सेजम कहते हैं। तो याद रखिएगा पोलैंड के जो है संसद का नाम क्या है, सेजम है। तो सेजम में क्या है ना, जो पहले प्रधानमंत्री थे वो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे ना, बोले थे कि वो विश्वास मत प्राप्त नहीं, इसी वजह से इस्तीफा दे दिए भाई, है ना। तो उसी तरह से इसके जो पहले प्रधानमंत्री थे वो क्या कर दिए, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए, तो निकल गए और ये जो है बने हैं। तो थोड़ा सा इस टाइप से अगर कहीं बात हो जाए, ठीक है, कि कोई और थे, कोई विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाया या कुछ कंट्रोवर्सी है, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। चले आइए, पहले इसी को जानना है। धैर्य बनाइए और आपको तो है सारा चीज हम बढ़िया से बताते हैं, और फिर देखिएगा तो फिर आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। पोलैंड में संसद ने किसे नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि पोलैंड में जो है संसद के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना है, तो डोनाल्ड टस्क को चुना है। डोनाल्ड टस्क कौन थे भैया, तो वहां के नेता थे। वहां पे कुछ समय पहले आपका इलेक्शन हुआ था। वहां पे 2 सदन है, ऊपर वाले सदन को सीनेट कहते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सेजम कहते हैं। तो आप अगर आपको कोई पूछते पोलैंड के संसद को क्या कहते थे, क्या कहिएगा, सेजम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ का राजधानी कहाँ है, पोलैंड का राजधानी वर्षा है, ये भी बात याद रखिएगा, आपको बहुत बार ये सारा चीज पूछा जाता है। अभी पोलैंड के बारे में और बताते हैं हम आपको, ठीक है। तो पोलैंड का देखिए मौजूदा नेता कौन थे, उसका नाम क्या रखिएगा, मोराविका, ठीक है। मोराविकी का नाम याद रखिएगा, बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसी को जो है विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से क्या हो गया, पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के नाम का समर्थन कर दिया। वहां का जो संसद है, ठीक है, जिसको हम क्या बोले, आपको क्या बोले हैं, सेजम, ठीक है। तो सेजम में क्या कर दिया गया कि भैया आप जो है हम लोग के नए प्रधानमंत्री होइएगा। अभी 2-3 प्रधानमंत्री आपको हम पढ़ाएं, याद रखिएगा। एक तो सबसे पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, गिल्डर बताए थे, नए बने हैं। उसके बाद अर्जेंटीना का बताए थे, जेवियर माइली बने हैं, उसको याद रखिएगा। और स्पेन का बनाए थे आपको वहां का पेड्रो सांचेज। तो ये 3 आदमी का याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग सबके विवाद वाले आदमी है, ठीक है ना। जब विवाद वाला बात हो जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। पहले कौन थे, मेराविकी थे। मेराविकी का स्थान कौन लिए हैं, तो क्या कहिएगा, डोनाल्ड टस्क। अरे जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे ना, उसी का भाई, हम समझ लीजिएगा कि डोनाल्ड टस्क है, ठीक है। तो चलिए आइए थोड़ा पोलैंड में आता है। यहाँ का स्थिति आपको हम बताते हैं कि पोलैंड में चलता क्या क्या है, कैसे कैसे पोलैंड है, ठीक है। नाम तो बहुत सुनते हैं, क्योंकि जो भी आपका इस तरह का अगर कोई देश है, ठीक है, जहां पे विवाद बन रहा है, तो उससे संबंधित क्या क्या कि उसका जो है बॉर्डर किससे किस देश से साझा करता था, फंस जाइएगा, कहेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ये जो देख रहे हैं आपको हम पहले ये दिखा दे रहे हैं, ये है पोलैंड आपका। ये क्या कहिएगा इसको, पोलैंड। पोलैंड का राजधानी वर्षा। यहाँ का मुद्रा क्या है, तो क्या कहिएगा, जुलाटी है, ठीक है। तो जो भी है देख लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आपका, ये क्या है भैया, ये आपका बाल्टिक सागर है। क्या कहिएगा, ये जो आप इसको हम दूसरा कलर से ले लेता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट आता है कि दिखता नहीं है ऐसे। ये आपका बाल्टिक सागर है। ऊपर में आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, बोथनिया की खाड़ी है, ठीक है। इधर आइएगा तो आपको रिगा की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी मिलेगा। ये आपका बाल्टिक सागर का स्थिति है। और ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन नहर जोड़ता है, किल नहर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पोलैंड आइएगा तो ये पहले सीमा, अगर कोई कहेगा कि भाई वाटर बॉडी कौन सा है, तो कहा दीजिएगा वाटर बॉडी पोलैंड से कौन लगेगा, तो क्या कहिएगा, बाल्टिक सागर लगेगा, पहली बात। उसके बगल में आइए, ये जो देख रहे हैं ना, रूस, रशिया, जब 1991 से पहले स्थिति ये पूरा 15 देश अलग हो गया था ना, नहीं तो ये पूरा जो आपको देख रहे हैं आपका छोटा छोटा देश, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, ये सब इसी में आता था। 15 देश अलग हुआ भैया। तो छोटा छोटा तो देश है, तो रूस का थोड़ा सा भाग यहाँ पे भी है। कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, एकदम बाल्टिक सागर के पास एकदम छोटा सा है, ठीक है। तो कहिएगा सबसे पहले क्या कहिएगा, रशिया से सीमा साझा करता है। क्या किससे कहिएगा, कि पहला बात क्या हो जाएगा, रूस से। 1 नंबर में रूस कहिएगा। अब ये रूस हो गया, और रूस के बगल में यहाँ पे आइएगा तो ये वाला जो देख रहे हैं आपका, ये क्या है, लिथुआनिया है। क्या कहिएगा, लिथुआनिया। और लिथुआनिया का राजधानी कहाँ है, तो विल्नियस है। पहली बात हो गया। इधर आइएगा ना, बेलारूस है। बेलारूस हमेशा रूस के समर्थन में रहता है, तो ये आपका बेलारूस हो गया, ठीक है। एकदम याद समझते चलिएगा, आपको बिल्कुल भी मजा आएगा। ये बेलारूस हो गया। बेलारूस के बगल में आइएगा तो ये यूक्रेन। यूक्रेन जानते हैं, यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध अभी भी चल रहा है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका कौन हो गए, यूक्रेन हो गए, ठीक है ना। कहां पे थे हम, यहाँ पे यूक्रेन। यूक्रेन के बगल में यहाँ पे आइएगा ना, ये स्लोवाकिया है, क्या कहिएगा, स्लोवाकिया है, क्या कहिएगा, स्लोवाकिया है, ठीक है, स्लोवाकिया याद रखिएगा। और स्लोवाकिया के बगल में आइएगा तो यहाँ चेक रिपब्लिक है, क्या कहिएगा, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य के नाम में सुने होइएगा, ठीक है, जिसका राजधानी पराग है, तो ये चेक गणराज्य है, ये चेक गणराज्य हो गया। यहाँ आइएगा तो ये जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी के साथ तो हमेशा जो है यहाँ पे इसका चलता रहता है, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा बात, तो ये जर्मनी है। अब पोलैंड के साथ में जो है यहाँ पे एगो आपका सीमा रेखा, पोलैंड और जर्मनी के बीच एक सीमा रेखा निर्धारण, जिसको हिंडनबर्ग रेखा कहता है, कहेगा कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच विवाद रहता है, तो क्या कहिएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच, तो यही है आपका पोलैंड। इसका टोटल पूरा आपको स्थिति पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत सब बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये क्या है, नाटो देश है, क्या कहिएगा, नेटो देश है, नाटो को तो जानते ही है, ठीक है, 1949 में इसका स्थापना हुआ था। और जो भी देश नाटो देश ऐसा देश है जो अगर कोई इस पर आक्रमण करेगा तो सारे देश पर आक्रमण समझा जाएगा, है कि नहीं है, तो ये नाटो देश है। और ये बहुत बार जो है अभी यूक्रेन को जो है फाइटर वाइटर देता, अभी युद्ध के लिए दिया था, तो और भी ये चर्चा में आपका बना हुआ है। तो यही के प्रधानमंत्री कौन बने, डोनाल्ड टस्क बने, ठीक है, समझ गए। कौन कौन लगाइएगा, तो सबसे पहले क्या कहिएगा, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के बगल में आइएगा तो ये आपका कौन सा हो गया, तो क्या कहिएगा, ये आपका लुथवानिया है, लुथवानिया के बाद बेलारूस है, बेलारूस के बाद यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद ये आप ये क्या बोले थे, ये आपका हो जाएगा कौन, हाँ स्लोवाकिया है, उसके बाद चेक रिपब्लिक है, फिर आपका जर्मनी है, ठीक है, ये सारा चीज आप समझ गए, यही है आपका पोलैंड। तो जो भी चीज है ना, इन सब चीजों को समझते चलिएगा। देखिए, जो चीज जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है तो वो जल्दी निकलता भी नहीं है, और एक बार अगर दिमाग में घुस गया तो फिर आपका हमेशा से वो आपका है, ठीक है। चलिए बढ़े, तो यहीं पे एक आक्रमण किया था किसने, हिटलर के द्वारा 1 सितंबर 1939 को, और उसके बाद जो है 1945 तक वर्ल्ड वार चला, और इसी तरह से हिटलर का साम्राज्य क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, फिर एक दुनिया का एक नया उदय हुआ, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग। एआई पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है आपका जो इसी पर शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, क्या कहिएगा, सबसे पहले दिल्ली में भी कहाँ कहिएगा, तो प्रगति मैदान में, ठीक है, प्रगति मैदान के अलावा कहाँ पे थे, क्या कहिएगा, भारत मंडपम। भारत मंडपम क्या है, तो क्या कहिएगा, भारत मंडपम जो एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग वहां बैठ सकते हैं। ये पे होगा क्या, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का जरूरत है, ठीक है, आज जो आगे जो हम लोग जो बोल रहे हैं, क्या 2047 तक भारत को क्या बनना है, विकसित बनना है। विकसित बनने का मतलब क्या होगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम, उस दिन बढ़िया से बताए थे आपको कि क्या होता है भैया विकसित और विकासशील, कैसे इनकम बढ़ेगा, कैसे क्या होता है, नहीं होता सरकार। तो इसमें क्या है, उन्नत, आपको क्या बोले थे उस दिन की, उन्नत होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए भैया, उन्नत होना चाहिए, क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी सब चीज को करने के लिए कौन है, हम लोग के पास है, विश्व का सबसे ज्यादा युवा शक्ति अपने पास है, इतना ज्यादा श्रम बल जिस देश में होगा वो देश से कोई नहीं सकता है, ठीक है, तो अपने पास सब है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि एआई से संबंधित कैसे विश्व का क्या दृष्टिकोण है, पूरा दुनिया इसके बारे में क्या सोच रही है, आगे में कैसे काम किया जाएगा, क्योंकि आगे हम लोग लक्ष्य रखें, तो इसी पे भारत का इसका क्या नजरिया है, भारत क्या करेगा आगे, भारत के पास क्या लक्ष्य है, भारत को क्या क्या करना चाहिए, यही सारी चीज पे यहाँ पे आपका बात हो रहा है। कहाँ पे, दिल्ली पे, ये आप 2 दिन तक चलेगा, ठीक है, ये प्रारंभ हो गया है, तो बिल्कुल भी इसको याद रखिएगा, वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन। अब देखिए, इसका जो स्थापना, ये जीपीएआई है ना, ये आपको पूछ देगा कि इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना आपका 2020 में हुआ था, और इस टाइम सदस्य देश कितना था, क्या लिख दिए भाई, 2015 लिख देता है, ठीक है, 2020 में हुआ था, और उस टाइम संस्थापक सदस्य कितना था, 15 सदस्य था, ठीक है, और अभी धीरे धीरे इसका सदस्य बढ़ गया है, और सदस्य बढ़ के कितना हो गया, 15 सदस्य से आपका कितना हो गया, 15 सदस्य से आपका 29 सदस्य हो गया, और भारत क्या कहिएगा, संस्थापक सदस्य में था, भारत संस्थापक सदस्य। तो ये एकदम बिल्कुल भी ये चीज आपको याद होना है, ठीक है। जीपीएआई क्या है, तो क्या कहिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी पर क्या है, एक सम्मेलन हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, इसका स्थापना 2020 में हुआ था, उस टाइम 15 को सदस्य था, भारत संस्थापक सदस्य, अभी टोटल सदस्य संख्या कितना है, 29 है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। इसका उद्घाटन किसने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि क्या कहे हैं, 2047 तक हम लोग को क्या बनना है, विकसित भारत बनना है। जहां पे विकसित भारत बनना है तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक लाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और साइंस चाहिए, और आज का टेक्नोलॉजी क्या है, एआई तो है, अगर एआई अगर आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर रहा है आजकल, ठीक है। तो अब आइए, एक आपका एआई पर सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, एआई को कैसे सुरक्षा किया जाए, आने वाले समय में इसमें क्या क्या चुनौती आ सकता है, इसी पर जो सुरक्षा हुआ था वो कहां पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जीपीआई की शुरुआत 2020 में हुई थी, जो आपको बता चुके, सदस्य देश 29 है, जब शुरुआत हुआ था उस टाइम कितना था, 15 सदस्य था, भारत क्या है, संस्थापक सदस्य, ठीक है, ये बात आपको जानना है, ठीक है ना, हो गया, संस्थापक देश में से एक है। चलिए, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ पा रहे होइएगा। चले, ये क्या है, विनबैक्स, विनबैक्स क्या है भैया, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच
एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो किसके बीच है? वियतनाम के बीच है। ठीक है, सबसे बात समझ गए कि वियतनाम और भारत के बीच जो है द्विवार्षिक जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। किस नाम से? विनबैक्स के नाम से। कहां पे हो रहा है भाई? देखिए सबसे पहले कब हुआ था आपका? 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? ये मध्य प्रदेश एमपी के जबलपुर में हुआ था। ये बात जानिएगा, कहां पे हुआ था? जबलपुर में हो रहा था। इस बार कहां हो रहा है? तो इस बार आपका कहां हो रहा है? वियतनाम के हनोई में हो रहा है। भारत के यहाँ पे सेना गए हैं, वहां के सेना गए हैं, इन लोग के बीच प्रशिक्षण होगा और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा साइन है। देखिए वियतनाम को पहले आपको दिखाते हैं। वियतनाम क्या है ना, आपका दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। ठीक है, ये आसियान के भी सदस्य देश है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का अच्छा खासा, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए हम लोग वियतनाम को हमेशा से अपने पास रखते हैं। ठीक है, और देखिए और आपको एक चीज पूछ सकता है, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? वान थुआन है। कहाँ के? वियतनाम का। और हम लोग आईएनएस किरपान दिए थे, पूरा मिसाइल से लैस आईएनएस किरपान दिए। किसको? वियतनाम को। क्यों दिए भैया? क्योंकि चीन हमेशा हम लोग को ड्रामा करते रहता हम लोग के साथ ना, तो इसी वजह से जैसे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता ना, उसी तरह से हम लोग वियतनाम को कर रहे हैं कि अगर तुम कुछ करोगे तो ये आपका दक्षिण चीन सागर है या पीला सागर है ना, सब कुछ इसके बगल में, वियतनाम के बगल में। अभी आपको वियतनाम दिखा रहे हैं, कहाँ पे है, कहाँ चलेगा भैया हम? हाँ देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये है आपका वियतनाम। देखिए वियतनाम पहले ना दो वियतनाम हुआ करता था, एगो उत्तरी वियतनाम है और एगो दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जब हुआ करता था, यहाँ पे लड़ाई बहुत चला। 1954 से लड़ाई शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ और 1975 तक चला है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा हाथ रहा है किसका? क्या कहिएगा? अमेरिका का। अमेरिका बहुत खतरनाक आदमी है भाई, हर दिन आपको बोलता है। तो जो उत्तरी वियतनाम था, ठीक है, तो उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट करता था कम्युनिस्ट वाला, यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के साम्यवादी लोग। कौन थे भाई? चाइना के लोग थे, रशिया वाले टाइप के लोग थे। और निचले वाले को जो करते थे, ये लोग कौन करते थे? पूंजीवादी लोग करते। पूंजीवादी में कौन सुपर पावर है? तो क्या कहिएगा? आपका अमेरिका है। बहुत यहाँ पे लड़ाई चला है। एजेंट ऑरेंज नाम का सुने होइएगा, इतना ज्यादा यहाँ पे मिसाइल बम फेंका ना, यहाँ के लोग बहुत तरस्त हो गए। और फाइनली जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक साथ हो गया है। और जो एक उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करता था, वो 17वीं आपका अक्षांश रेखा है, तो उसको याद रखेगा, 17वीं अक्षांश रेखा। और हम लोग क्या दिए? आईएनएस किरपान दिए। किसको? क्या कहिएगा? किसको दिए? वियतनाम को दिए। तो वियतनाम से संबंधित ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, वियतनाम का राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम से हम लोग का अच्छा रिश्ता रहा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे काउंटर करने के लिए चाइना को देख रहे हैं ना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना क्या बोलता है? जिधर हम आंख उठा के देखे सब मेरा, तो बोल रहा है कि सबसे दक्षिण चीन सागर फिलीपींस को परेशान करके रखा है। बीआरआई से निकल भी गया फिलीपींस, तो ये वाला पूरा इसको क्या बोला कि सब मेरा है। थाईलैंड, यानी थाईलैंड की खाड़ी को छोड़ करके, यानी आप मतलब ये समझ जाइए, ये वाला एरिया से छोड़ ऐसे करके ये बोला पूरा मेरा, इसका ये किसका है? सब इसी का है। ठीक है, तो इसी को लेकर के वियतनाम को हम लोग का अच्छा पार्टनर होना जरूरी है। चलिए देखिए, जो भी चीज बताता है यहीं से सब आपका क्वेश्चन है, बस बात को समझ जाइए, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भारत अभी कहीं कहीं युद्ध अभ्यास भी हम लोग किए हैं बहुत सारा। ठीक है, बताए भी हैं, फिर अगर बताएंगे तो फिर ज्यादा समय चला जाता है, तो इसी को आप लोग जानते होइएगा, जो इंपोर्टेंट है उसको जानिए। इस वर्ष से मतलब इस वर्ष क्या है, 11 से 12 दिसंबर तक हनोई के भी मतलब हनोई में हो रहा है ये आयोजित, ये आपका विनबैक्स। ठीक है ना, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये चौथा संस्करण है। पहली बार 2018 में हुआ था। कहां पे हुआ था? जबलपुर मध्य। और इससे पहले जो है 2023 में तो यहाँ हो रहा है। 2022 में कहां हुआ था? ये भी अपने इंडिया में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। 2022 में राजस्थान में हुआ था, 2023 में हनोई में हो रहा है, वहां का राजधानी है क्या का? वियतनाम का। ठीक है, वियतनाम के बारे में बता दिए। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, अक्षांश रेखा याद रखेगा, 17वीं अक्षांश रेखा से अलग होता है। और यहाँ पे युद्ध चला था, ये बहुत बार पूछ दिया है। ठीक है, हो ची मिन्ह जी है ना, वही जो है आपका वियतनाम के एक तरह से फादर माने जाते हैं। जैसे गांधी जी हम लोग के यहाँ पे लड़े ना, उसी तरह से। ठीक है, चलें अब यहाँ पे आइए, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री किसे मनोनीत किया गया है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भजनलाल शर्मा हो जाएंगे। ये कौन है भैया? तो भजनलाल शर्मा जी हैं, पहली बार विधायक हुए हैं, पहली बार विधायक हुए हैं। और ये बंदा पहली बार विधायक होने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हो गए। कहां से जीते हैं? तो ये जयपुर का जो है ना सम्मानित जगह है, वहीं से जीते हैं। और ये सबसे पहले कहा के क्या किए थे? तो ये पहले सरपंच बने थे। क्या बने थे? सरपंच बने थे। सरपंच बनने के बाद फिर ये इसमें सक्रिय रहे। ठीक है, और अच्छा खासा आंदोलन में हमेशा से भाग लिए हैं। एक आंदोलन इसका बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, थोड़ा बता देते हैं, अगर पूछ जगह तो फंस जाइएगा। ठीक है, वो जो है जैसे ओबीसी SC ST के लिए लोग अपना आरक्षण के लिए एक मोर्चा बनाता ना, उसी तरह से ये जो है फॉरवर्डों के लिए जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं आपका ब्राह्मण है, तो उसके बाद राजपूत है या फिर वैसे लोग हैं, तो ऐसे लोग के लिए जो उसको आरक्षण देना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक ये बनाए थे। तो उसी में इसका बहुत सक्रिय भूमिका रहा है और वहीं से इसका जो है नाम सबसे अधिक आपको हाईलाइट देखने को मिलता है। तो यही है भजनलाल शर्मा जी। इसका जो है शपथ दिलाएंगे किस? तो कलराज मिश्रा। तो कलराज मिश्रा कौन है? राजस्थान के राज्यपाल है। क्या कहिएगा? राजस्थान का जो है क्या है? राजस्थान का
राज्यपाल है कलराज मिश्र, ठीक है, कलराज मिश्र को याद रखना है, ठीक है। टोटल सीट कितना था यहाँ पे, तो क्या कहिएगा 200 जो है यहाँ पे आपका विधानसभा सीट था, कितना 200। इलेक्शन कितना का हुआ है, 199 का हुआ है, ठीक है। क्यों एक वो नहीं हुआ भैया, तो एक जो है प्रत्याशी जो है आपका मृत्यु होने की वजह से एक सीट छोड़ दिया गया था। अभी बात समझ गए। बीजेपी को कितना आया यहाँ पे, तो बीजेपी को आया 115 सीट, ये बात आपको याद रखना है। और कांग्रेस को कितना आया, कांग्रेस को 69 आया है, ठीक है। और 2 अन्य को आया है, तो 2 को छोड़ दीजिए, ये दोनों का फिगर आपको पता होना चाहिए। कहाँ चले गए भाई, सब गड़बड़ा गया। चलिए यही था, क्या क्या आप बताए, सब भूल गए, ठीक है। अच्छा जो भी है, हमको लगता है कि हम विधानसभा सीट में थे, तो कितना विधानसभा सीट में यहाँ पे थे, क्या बोले थे कि यहाँ पे जो है हम लोग कितना थे, 199 में इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे लोकसभा सीट कितना बताया था आपको, 25, और राज्यसभा सीट कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे और सबसे ये कम मुख्यमंत्री होंगे तो 14वें मुख्यमंत्री होंगे, ये याद रखिएगा। कहेगा कि ये जो है भजनलाल शर्मा है, इसी तरह से तो क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा घुमा के ट्विस्टिंग कर देगा तो फंस जाइएगा। तो कैमा मुख्यमंत्री है, 14वें मुख्यमंत्री है, ये कौन है भैया, 14वें मुख्यमंत्री है। 2 को उप मुख्यमंत्री बनेगा, उसको याद रखिएगा। वो 2 को मुख्यमंत्री आपका कौन है, तो क्या कहिएगा, पहले क्या दिया कुमारी सिंह होंगी, और दूसरा कौन होंगे, प्रेमचंद भैरवा होंगे। ये 2 मुख्यमंत्री, ये क्या है, उप मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। ये डिप्टी है, ठीक है, क्या कहिएगा, उप मुख्यमंत्री है। तो एक मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा। और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो क्या कहिएगा, वसुदेव देवनानी को चुना गया है, तो ठीक है। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे, और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, दिया कुमारी, प्रेमचंद भैरव। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, भजनलाल शर्मा हो जाएंगे। बिल्कुल भी यहाँ का स्पष्ट फिगर आपको पता होना चाहिए। टोटल सीट कितना था, 199, लाया है कितना, 115। इससे पहले कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तो क्या कहिएगा आपका ये अशोक गहलोत ही तो बेचा हार गए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ के राज्यपाल कौन बताए थे आपको, अभी बता ना, कलराज मिश्र थे, ठीक है। कलराज मिश्र आपको सारा दिन बता ही चुके हैं लगभग। अब देखिए एक चीज यहाँ पे राजस्थान से याद रखिएगा, यहाँ पे जो बांध सुरक्षा पर वैश्विक सम्मेलन आपका राजस्थान में हुआ था, ठीक है। राजस्थान में वैश्विक बांध सुरक्षा पर जो है सम्मेलन हुआ था, और यहाँ के इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, अब हम लोग के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया। यहाँ पे मरोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ऊंट के वजह से वहां पे आपको बीकानेर वाले साइड में ये भी उत्सव मनाया जाता है। ये बहुत सारा उत्सव है, ये बिल्कुल भी आप राजस्थान को देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान का राजधानी कहाँ है भैया, जयपुर है, ठीक है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा गड़बड़ कर दिए ना, ये गड़बड़ हो गया है अभी। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट लगेगा, हम आपको ठीक कर लेते हैं। चलिए, इससे पहले तो सब चीज हम बता ही दिए हैं कि इस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो क्या बोल रहा है कि तिरुवल्लुवर के बारे में पूछ रहा है कि तिरुवल्लुवर कौन है, प्रतिमा का अनावरण। देखिए ये जो है तमिल कवि है, क्या कहिएगा, तमिल कवि है। सबसे पहली बात है तमिल कवि है, और क्या है, एक दार्शनिक भी रहे हैं। मोदी जी इसका हमेशा प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और एक किताब लिखे थे, इसका किताब का नाम आपको बिल्कुल भी याद रखना है। उस बुक का नाम क्या था भैया, आपका जो है कुराल, ठीक है। तो इसका नाम कुराल या तिरुवल्लुवर का जो है थिरुकुरल कहीं पे आपको मिलेगा, तिरुकुरल, ठीक है, थिरुकुरल, ठीक है। थिरुकुरल जो है उसका किताब का नाम है, ये नाम मिलेगा यहीं पे, कुराल नाम, दोनों में से कोई भी नाम मिलेगा। ये तमिल साहित्य है, ठीक है, तमिल साहित्य याद रखिएगा, इसी के द्वारा रचित है। और इसको कब का माना जाता है, कहेगा ये ना कि ये कब का है, तो ये आपका विवाद है। इसमें थोड़ा सा कोई बोलते हैं कि ये 3 ईस्वी से 4 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल रहा है, कोई कहता है कि ये 8 ईस्वी से लेके 9 ईस्वी तक रहे। तो आपको जो भी मिलेगा आपको मार देना है, ठीक है। ये इसका कार्यकाल रहा है, ये दार्शनिक रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब तमिल का बहुत बड़े कवि रहे हैं, ठीक है। तो इसी का प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हो रहा है, तो क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा, फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था, हम इसको आपको बताए थे। इसी के प्रतिमा के बारे में बिल्कुल भी आपको जानना है। और अभी आपका फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान आपको 2 को हम बताए थे ना, जो दिया हुआ है आपका इसरो के वैज्ञानिक था, उसके भी बारे में बताए थे, नहीं बताए हैं। उसके बाद जो है और एक बेंगलोर की महिला थी, उसको भी। तो ये जो भी सारा चीज बताते हैं उस सारे चीज को बिल्कुल भी याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर भूल जाइएगा, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मेरा भी मेहनत खराब, आप लोग का भी मेहनत खराब। तो ये बात याद रखिएगा। कौन है भैया, तो क्या कहिएगा, तिरुवल्लुवर कौन है, तमिल साहित्य कवि है और दार्शनिक है। इसी के प्रतिमा का अनावरण हुआ है फ्रांस में। फ्रांस का राजधानी कहाँ पे कहिएगा, पेरिस। कौन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है। तो अक्सर तो इसको चर्चा में रहते करते हैं, ठीक है। ये कहाँ चले गए, मेरा पूरा सेटिंग गड़बड़ा गया है आज, ठीक है। इस सेटिंग कैसे गड़बड़ा है, इसको तो बता ही दिए आपको, वियतनाम है, ठीक है ना, इसको तो बिल्कुल भी बताएं। चलिए यहाँ पे आइए, ये पारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ चले गए, चलिए ये क्या है, इतना बड़ा हो जाते हैं कभी। चलिए ये क्या है, देखिए क्या बोलता है, राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकारी विधेयक पारित कर दिया है। क्या बोलता है कि राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का जो है सेवा शर्त और कार्यकाल
का जो विधेयक है वो विधेयक पारित कर दिया। तो क्या मतलब समझे यहाँ पे, चलिए पहले यहीं पे रोकता है, ठीक है। क्या मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में इससे पहले जो है एक विधेयक आपका बनाया आया था, उस विधेयक को क्या बोलेंगे, तो क्या कहिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का जो है सेवा शर्त और कार्यकाल जो है उस पर क्या हो जाएगा, एक विधेयक बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसको पारित कर दिया गया है राज्यसभा से। पहले कहा, पहले लोकसभा में पारित हुआ था, ये लोकसभा से होने के बाद अब राज्यसभा में होगा। अब उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, ये आपका विधेयक बन जाएगा, ठीक है। और अभी के डेट में जो भी लोकसभा से बिल पारित हो जाता है तो समझ जाइए कि वो फाइनल आपका विधेयक जो है कानून बन जाएगा। पता है क्यों बन जाएगा, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी को फुल बहुमत है, लगभग राज्यसभा में भी बहुमत है, कोई नहीं रोक सकता है कोई भी विधेयक को। तो अगर इस तरह से हो जाता है तो ये विधेयक आपको बिल्कुल भी याद रखना है। इससे पहले भी डाक संशोधन बनाए थे, फिर हम जो भी संशोधन होता है, जो भी चीज होता है, हम आपको बिल्कुल भी पूछते हैं और यहीं से रिस्पेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो क्या कर दिया है, विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक प्रवर समिति के सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति के जो है, इस समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के विपक्ष का क्या होगा, नेता, सबसे बड़ा नेता होगा जो शामिल होगा, ठीक है। अब चलिए ये बात समझ गए, जो भी लिखे हैं इतना तो समझ गए। अब चलिए हम आपको अपने भाषा में बताते हैं, आप बिल्कुल भी समझिएगा। देखिए सबसे पहले जानिए कि भारत का एक निर्वाचन आयोग है, ठीक है। ये निर्वाचन आयोग कब बना भैया, तो क्या कहिएगा 1950 में बना, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पहले एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, एकदम अच्छा से पृष्ठभूमि के साथ आपको बताएंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। तो सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये बहुत सदस्यीय कब हुआ, 1989 में होगा, ठीक है। फिर ये बहुत सदस्यीय खत्म भी हो गया, कब हो गया, 1990 में। क्यों खत्म हो गया भैया, तो इसका फिर एक विधेयक आया, कब का, 1991 में, ठीक है। और ये इस बार ये जो संशोधन हुआ है, तो कौन सा कहेगा कि जो अभी आपका निर्वाचन आयोग का जो है विधेयक पर जो संशोधन किया गया, कौन सा विधेयक पर, तो 1991 के विधेयक पर ही संशोधन हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, ठीक है। फिर 1993 में क्या हो गया, फिर बहुत सदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाया गया। बहुत सदस्यीय निर्वाचन आयोग जब बनाया गया, बहुत सदस्यीय, तो कितना हो जाएगा, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, एक मुख्य होगा और दो अन्य होगा। और दो अन्य में अभी कौन है, दो अन्य में जो मुख्य निर्वाचन आयोग हम लोग का राजीव कुमार है, और दो अन्य में ये है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये दोनों को याद रखिएगा। आपका अभी क्या हो गया, बहुत सदस्यीय बन गया ना। अब आइए इसका नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया संविधान में। ये बॉडी संवैधानिक है। अब कैसा संवैधानिक है, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक आपको क्या मिलेगा, निर्वाचन आयोग के बारे में बात मिलेगा कि किसी के साथ कोई भी निर्वाचन के लिए भेदभाव नहीं होगा, जाति, नस्ल, धर्म नहीं दिखेगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक क्या स्पष्ट, मतलब जो भी है स्वच्छ चुनाव करवाएगी। लोकतंत्र को स्वच्छ रखने का काम किसको दे दिया गया, निर्वाचन आयोग को दिया गया। यहाँ पर तक बात मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ में होगा, ये संवैधानिक बॉडी है। अभी आपको कहा था तो इसका निर्वाचन से संबंधित यही बात, तो यही तो विधेयक है ना, कि निर्वाचन इसका जो नियुक्ति होगा, इसके बारे में कहनी, पहले इसका इससे नियुक्ति होता था, केंद्र सरकार के द्वारा किसी का सिफारिश होता था, उसके सिफारिश के हिसाब से राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता था आपका निर्वाचन आयुक्त हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो। तो इस पे विवाद आपका 2023 के शुरुआत से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट में यह बात गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इसका नियुक्ति का एक कलोजियम टाइप का होना चाहिए। कलोजियम करने का मतलब क्या, आप देखते होइएगा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो है जज का जो नियुक्ति होता है कलोजियम होता है, ठीक है। उस कलोजियम को आपको हम बताए थे कि 1993 में कैसा जो है आपका सेकंड आपका जो है जजेस का जो बेंच आया था, उसी में आपका कलोजियम स्पष्ट रूप से निकल के आया कि कलोजियम होगा, उस कलोजियम प्रणाली में आपका चीफ जस्टिस होगा। तो उसी तरह का सुझाव दिया कि इसको निर्वाचन आयोग के जो है मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त को चुनने के लिए, किसके द्वारा, आपका एससी के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज सुझाव दिया गया। अब उस कलोजियम में होगा कौन कौन, तो उसमें बोला गया था कि प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद आपका सीजेआई होगा, मतलब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो होगा। और उसके अलावा विपक्षी दल का जो है जो नेता होगा वो होगा, या सबसे बड़ा विपक्षी दल का जो नेता है वही होगा, ठीक है। ये आपका कलोजियम में होगा। तो इस ये वाला बात बोला, केंद्र सरकार उसको सुझाव दिया कि कुछ आप कीजिए और ये वाला प्रक्रिया होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने क्या किया भैया, एक विधेयक लेके आ गया। बस एकदम समझते चलिए, आपको बिल्कुल भी कट टू कट समझ में आएगा। केंद्र सरकार विधेयक लेके आ गई, ये विधेयक लेके आ गई, ठीक है। विधेयक में क्या किया भैया, ये जो बात बोला इसके बात को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि विधेयक कानून बनाने का काम किसका, ये बात तीन को बात याद रखिएगा। कानून विधायिका का काम, विधि बनाने का काम हमेशा कौन करेगा, संसद करेगा। और संसद में कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और कौन, राष्ट्रपति मिलकर के आपका संसद का निर्माण होता है, आर्टिकल 79 में बता चुके हैं। तो विधेयक लेके आ गया, विधेयक में लोग अपने हिसाब से काम करेगा, है कि नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को ये सीजीआई के द्वारा कहा गया कि भैया इसको क्या बनाइए, स्वच्छ बनाइए, किसी के कंट्रोल में नहीं बनाइए, कलोजियम बना दीजिए, नियुक्ति में जो भी गड़बड़ी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो वही गड़बड़ी को फिर से दोहरा दिया ये लोग क्या कर दिया
कि ये जो जो विधेयक लाया, इस विधेयक में क्या कर दिया कि सबसे पहले आपका क्या होगा, आपको यहां से ले लेते हैं, आपको ये समझ में आएगा। इस विधेयक में सबसे पहले प्रावधान क्या कर दिया, पहला प्रावधान क्या कर दिया कि एक खोज समिति होगा। क्या कहिएगा, खोज समिति, पहले ही समझिए, खोज समिति होगा। ये खोज समिति का क्या खोज समिति का काम क्या है, ये खोज समिति में इसका जो अध्यक्ष होगा वो कानून मंत्री होगा। कानून मंत्री कौन है हम लोग का, अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, इसके द्वारा राज्यसभा में ये विधेयक रखा भी गया था, ठीक है। कानून मंत्री इसका कौन हो गया, कानून मंत्री इसके कौन हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। कानून मंत्री के अलावा दो व्यक्ति कौन होंगे, तो सरकारी जो उच्च अधिकारी होता है, सरकारी होगा उच्च अधिकारी होंगे, दो व्यक्ति होंगे सरकारी उच्च अधिकारी। इनके द्वारा कितना, 5 व्यक्ति को खोजा जाएगा कि कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकता है, कौन इस चीज को अपना जो है मतलब बनने के लायक है। तो वो कौन व्यक्ति को चुनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी जो सचिव पद पे हो ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जा सकता है। किसके लिए, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। तो ये क्या करेगा, ये आपका खोज समिति इस तरह का आदमी जो इस तरह का पद पे धारण किया हो, कुछ सचिव स्तर के कोई व्यक्ति हो या ये ऐसा पद धारण किया हो, ऐसे लोग को चुनेगा कौन, ये कानून मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और उसके साथ 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होगा। ये 5 व्यक्ति को चुनेगा खोज समिति। तो खोज समिति का अध्यक्ष कौन हो गए, कानून मंत्री हो गए, और 2 व्यक्ति होगा जो भी सरकारी व्यक्ति होगा। जब ये अध्यक्ष हो गए तो ये पूरी कंट्रोल हुआ नहीं हुआ इस खोज समिति में, जिस सरकार का मतलब जिस पार्टी का सरकार रहेगा, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये आपका 5 व्यक्ति को यहाँ पे खोज लिया, 5 व्यक्ति को खोज लिया। इस 5 व्यक्ति का नाम किसको सुझाएगा, तो क्या कहिएगा, नियुक्ति समिति को सुझाएगा, जिसको हम प्रवर समिति कहते हैं। क्या कहिएगा, नियुक्ति समिति को, जो आपका जो है नियुक्ति करेगा। और इस नियुक्ति समिति में कौन कौन है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कहिएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएंगे, एक आपका जो है केंद्रीय स्तर के मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप कैबिनेट मंत्री कहिए ना, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, और कैबिनेट मंत्री हो गए ये, ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री हो गए। और एक कौन हो जाएगा, विपक्षी दल का जो बहुमत दल का नेता हो जाएगा वो हो जाएगा। ये 3 व्यक्ति के द्वारा ये समिति बनेगा, ठीक है। ये समिति के पास कौन आदमी आएंगे, 5 व्यक्ति का नामित किया जाएगा, और इसका अध्यक्षता कौन करेंगे, कानून मंत्री। अब देखिए, जो कानून मंत्री होगा तो स्वाभाविक है कि भैया एक कैबिनेट का मंत्री है, यानी रूलिंग जो सरकार चला रही है उसी का आदमी है, तो उसी के हिसाब का आदमी यहाँ तक आएगा। यहाँ पे तो पहले कंट्रोल हो गया, अब यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे जब आने के बाद क्या हो जाएगा ना, इस 5 व्यक्ति में से किसी को चुनना है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, ये जो सरकार में रहेगा वो होगा। अब कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होगा, बिना कैबिनेट मंत्री का हम लोग जानते हैं ना, कैबिनेट जो भी है मंत्री परिषद का मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो कैबिनेट का जो मंत्री होगा ये प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसका जो विपक्ष दल का नेता है, इसका कोई रोल रहा, कोई रोल नहीं रहा। 2 आदमी जब एक तरफ के हो गए तो अब नियुक्ति जिसको चाहेगा उसको करा देगा कि नहीं करा देगा, अब कर दिया। तो नियुक्ति ये इस 5 आदमी में से किसी एक आदमी को अपना जो है नियुक्ति करके इसका सिफारिश करेगा, और इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बात आप समझ गए होइएगा। यानी इस 5 व्यक्ति को कोई खोज समिति के द्वारा भेजा जाएगा नियुक्ति कमेटी के पास। नियुक्ति में प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर के एक मंत्री होंगे, और उसके बाद विपक्षी दल का नेता होगा। इसके द्वारा आपका सिफारिश भेजा जाएगा, और उसका नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यही आपके विधेयक में है। तो आपको खोज समिति याद रखेगा, इसमें कितने सदस्य, 3 सदस्य, इसमें भी 3 सदस्य। और दोनों में किसका पकड़, तो क्या कहिएगा, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। सीजेआई यही बोला, मार्च के टाइम में बोला था, इसी को साइड कर दिया। तो बोलिए, निष्पक्ष चुनाव का आप क्या आशा करते हैं, कभी होगा, कभी नहीं होगा। जिसकी सरकार जब होगी उसी का उस टाइम सब चलेगा। जब मेन बॉडी पे ही आपका कंट्रोल हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, जो हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं। तो कोई भी इस तरह का जो भी संवैधानिक बॉडी है उस पर क्या होना चाहिए, सरकार का पकड़ नहीं होना चाहिए, उसको स्वतंत्र रखना चाहिए, उसको जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है उस पर खड़ा उतरना चाहिए। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, किसी पे एक आदमी का पूरी कब्जा है। अब कब्जा है तो खेल खत्म। अब देखिए, ये तो समझ गए हैं कि राष्ट्रपति हो गए, इसके द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। अब इस कौन कितने लोग होंगे, तो आपको क्या बोले, एक मुख्य होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य होता है। इसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का होगा। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का होगा ना, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर ये चीज उसका हासिल हो जाता है तो वो अपने पद पे नहीं रहेगा। और अन्य जो है चुनाव आयुक्त है वो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष और 62 वर्ष का होगा। और एक चीज इस विधेयक में कहा गया है कि अन्य चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, वो 6 वर्ष से अधिक चुनाव आयोग में काम नहीं कर सकता है। ये बात याद रखेगा, 6 वर्ष से अधिक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अन्य हो या मुख्य हो, ये दोनों के बारे में ये चीज स्पष्ट है बिल्कुल। अब यहां तक मेरे हिसाब से बात पूरी आप समझ गए होइएगा। अब इसमें क्या किया, पहले जो है ना, इसका जो है वेतन और जो दिया जाता था तो उसके कोई अधिकारी के समान दिया। अब क्या बोला कि नहीं, भारत का जो न्यायाधीश होगा, भारत का जो उच्च न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का एससी का जो है जो न्यायाधीश होगा, उसके न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ता दिया जाएगा, और उसके बराबर जो है उसको सुरक्षा भी दिया जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सब तो उसका लग्जरी लाइफ हो गया, मगर मेन नियुक्ति वाला चीज आपको समझना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। तो
परवर समिति में कौन कौन होंगे ये बात समझ गए। खोज समिति कहां से आया, खोज समिति का अध्यक्ष कौन होगा, यही विधेयक आपका राज्यसभा में पारित हो गया है, और जब राज्यसभा में पारित हो गया तो ये आपका कानून बन गया। अब अगर कोई आप हम लोग को पूछे कि भारत का जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है का नियुक्ति कौन करता है, तो क्या कहिएगा, करता तो राष्ट्रपति है, मगर किस समिति से, परवर समिति। उस परवर समिति में कौन होंगे, तो ये 3 आदमी होंगे। उस परवर समिति को अगला 5 आदमी कौन सुझाएगा, तो खोज समिति सुझाएगा। कार्यकाल तो आपको पता है 6 वर्ष या 65 साल होना चाहिए। अच्छा, इसको हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो आपका मुख्य न्यायाधीश को हटाता है, आपका कहा संसद में लेके जाइए, वहां से आपका बिल पास होगा, फिर वो आपका हट जाएगा। तो ये संवैधानिक बॉडी है, ये सारा चीज समझ गए। 3 को कब बना, तो हम लोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। अन्य आयुक्त कौन हो जाएंगे भैया, तो क्या कहिएगा, एगो अरुण गोयल जी हैं, ठीक है, और दूसरा कौन बोले थे आपको, अनूप चंद्र पांडे हैं। तो अब ये बहुत सदस्यीय हम लोग का निर्वाचन आयोग है। इसका काम क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, कोई भेदभाव नहीं हो, धर्म, जाति, नस्ल, मूल वंश, इस सबका कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 324 में वो कहा गया है, 325 में आपका जो बोले भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, सबको जो है निर्वाचन का बराबर हक जो भी नागरिक है देश का वो देगा। और 326 में जो है आपका वयस्क मताधिकार के बारे में कहा गया है। तो ये सारा चीज आपके लिए इंपोर्टेंट है। क्लास हो गया लंबा, अब बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचने वाले हैं, जितना भी बोले हैं ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें बोले हैं। ये बारे AI के बारे में हम बता चुके हैं, पोलैंड के बारे में बता चुके हैं, क्योंकि देखिए ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ये पोलैंड के बारे में डोनाल्ड टस्क के बारे में बता चुके हैं ना, ये वियतनाम के बारे में बता चुके हैं, ये तो हम कर ही दिए अभी, ये भी तिरुवल्लुवर को भी बता दी है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे एक बढ़िया सेशन से। और देखिए जो भी हम बात बोलते हैं आपका एकदम बिल्कुल कट टू कट महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, अपने दोस्त जो भी आपका दोस्त भाई है, ठीक है, उसको सेशन को शेयर कीजिए, उसको जो है बताइए, देखिए